वंदे मातरम। समझ नहीं आ रहा अपनी बात को किन शब्दों के साथ स्पष्टता रूप में आपके सम्मुख रखूं। पहली बार बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में हूं। बीती 1.5 महीने से तकरीबन हम सभी लॉकडाउन में हैं। निर्विवाद रूप से इसका समर्थन ही किया जा रहा है। पहली बार देश में शायद कोई मुद्दा देख रहा हूं जिसमें पार्टी पॉलिटिक्स से परे, रंग मजहब से परे, दलगत राजनीति से परे निशब्द या शाब्दिक रूप में इस फैसले को समर्थन दिया जा रहा है। और सभी के पास एक ही बात है, अगर लॉकडाउन नहीं तो क्या। एक बात जिसे बहुत बड़ा चढ़ाकर गाजे बाजे के साथ बताकर ये बताया जा रहा है कि अगर जान रही तो फिर कमा लेंगे। कमाई का क्या है? कभी आपने सोचा है कौन कमा लेगा? किसकी जान बची तो वो कमाएगा? पूंजीपतियों की जान बची तो हाँ, वो वापस से पैसे कमा लेंगे। मगर उस गरीब आदमी का क्या, जिसके पास जान बचाने के लिए पहले ही पूंजी नहीं थी? उस गरीब की चिंता होते हुए नजर ही नहीं आई। मुझे याद है कुछ समय पहले जब भवानी मंडी के अंदर अतिक्रमण की बात हुई थी, मैंने तब भी कहा था कि गरीब आदमी की आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं होता। और मैंने दोबारा से उसी चीज को महसूस किया। आज जब हम देखते हैं कोटा के पैसे वाले पूंजीपतियों के बच्चों को जाने के लिए ट्रेन लगाई जाती है और महीने भर बाद सरकार ये फैसला लेती है कि गरीब दिहाड़ी मजदूरों के जाने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी, तो दिल बड़ा विचलित हो उठता है। आजादी के इतने सालों बाद भी जब गरीब आदमी अपने हक के लिए, रोटी कपड़े मकान के लिए ही लड़ता रहता है, तो ये देखते हुए दिल बड़ा दुखी होता है। दिल बड़ा दुखी होता है ये सोचकर कि जो आदमी दिल्ली से बिहार पैदल चल के गया, वो आदमी दिल्ली में ही गरीब था। वो दिल्ली में ही झुग्गी झोपड़ियों में रहता था। दिल्ली में ही उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वो भूखा नंगे पैर कैसे तो बिहार गया होगा, और वहां पे जाने के बाद क्या, अगर उसे वहां पे नौकरी मिल रही होती तो मुझे नहीं लगता वो कभी भी बिहार छोड़ के दिल्ली गया। और अगर दिल्ली में भी वो झुग्गी झोपड़ियों में ही था तो वहां पे भी उसे कोई ऐसा काम नहीं मिला था जिसके लिए उसने वो चीज छोड़ दी होगी जहां पे वो कंफर्टेबल होगा। वो पहले से ही एक दयनीय स्थिति में था। आपने उस दयनीय स्थिति को और दयनीय बनाकर उसे बिहार शिफ्ट कर दिया। अब आगे क्या? बिहार में पहले ही उसके पास रोजगार नहीं था। उस रोजगार के अभाव में वो दिल्ली था। दिल्ली में उसके अभाव वाली जिंदगी को आपने उठा के वापस से और अभाव वाली जिंदगी में शिफ्ट कर दिया। आगे क्या? क्योंकि वो फेसबुक पे नहीं आ सकता ना। फेसबुक पे जितने भी बुद्धिजीवी, जितने भी समर्थक, आलोचक, या मैं खुद भी जो बातें कह रहा हूं, वो आदमी नहीं बोल सकता। आपने और मैंने कभी गरीबी महसूस भी नहीं की। देखना तो बहुत दूर की बात है। और परमात्मा करे हम में से किसी को भी कोई ऐसा मंजर देखने को ना मिले जिसे सोच के ही डर सा लगने लगता है। पर यकीन मानिए, आपको एक बहुत छोटी सी चीज करने को कहूंगा। YouTube पे जाइए, डॉक्टर हरिओम पवार सर्च कीजिए। हरिओम पवार साहब हिंदी साहित्य के एक माने हुए कवि हुए हैं, और उनकी कुछ कविताएं सुनिएगा तो आपको पता चलेगा गरीबी वास्तविकता में क्या है और कितनी जटिल है। ये कह देने से कि जान रही तो आगे और बहुत कमा लेंगे, स्थिति उतनी सुविधाजनक नहीं हो जाती जितनी ये नजर आ रही है। एक बार उस गरीब आदमी के लिए सोच कर देखिएगा जिसकी मौत को सरकारी आंकड़ों में यह भी शो नहीं किया जाएगा कि ये गरीबी की वजह से मरा। एटलीस्ट कोरोना के कोई सरकारी आंकड़े तो है। हर साल भारत के अंदर गरीबी से कितने लोग मरते हैं, इसका कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, इसका कोई सरकारी तंत्र नहीं है। वो मजदूर, वो बेबस, वो गरीब कैसे जीता है और कैसे मर जाता है, इसकी किसी को पड़ी नहीं है। क्योंकि राजनीति हम सब पे इतनी हावी है कि हम अभी भी उससे परे नहीं सोच पा रहे। किट बंटते टाइम, डोनेशंस होते टाइम नेतागिरी फर्स्ट चीज रखी जाती है प्रायोरिटी पे। कोई अपना फोटो लगाता है, कोई पार्टी का नाम बताता है।
किसी को अपने पद की पड़ी है तो कोई अपनी प्रतिष्ठा के लिए सब करता है। हमारी संवेदनाएं खत्म हो चुकी है। हम ऐसे युगांतर में जी रहे हैं जहां इंसानी जज्बातों की, संवेदनाओं की कोई कीमत ही नहीं है। बहुत दुख होता है ये सब देख के कि हम कैसे भारत का निर्माण कर रहे हैं। मेरे बीते जितने भी बार वीडियोस आए हैं, लाइव आया हूं, उतनी बार मैंने ये कहा है, एक बार सोचिए, ठहरिए और तय कीजिए आप किस दिशा में जा रहे हैं, किस दशा को अपना रहे हैं, आप खुद से क्या चाह रहे हैं और आप दूसरों को क्या दे पा रहे हैं। बहुत तकलीफ हो रही है ये सोचकर कि अब आगे क्या होगा, कैसे वो मजदूर अपनी जिंदगी को शुरू करेगा। जिसके सर पे पक्की छत है, प्लेट में खाने के लिए रोटी है, वो शायद 2 महीने बाद भी जी लेगा, मगर जिसके पास उस रोटी का ही बंदोबस्त नहीं है, वो आदमी कैसे जिएगा। हमारे ये कह देने से कि जिंदा रहे तो आगे बहुत कमा लेंगे, नहीं होता। आप सभी को शायद सुन के बुरा लगेगा, शायद मेरी बहुत आलोचना होगी, मगर आज आप भवानी मंडी के बाजार में निकलिए, लगभग तमाम दुकानें खुली हुई है, लगभग तमाम दुकानें। इसमें पिस कौन रहा है? जिसके पास दुकान नहीं है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रोज कमाता है और रोज खाता है। उसके बारे में भी सोचिए यार, वो भी इंसान है। इंसान सिर्फ वो लोग नहीं है जो रोज कुछ ना कुछ बना के फेसबुक पे फोटोज पोस्ट कर रहे हैं कि आज ये बनाया, आज लॉकडाउन को ये एंजॉय किया। ये आपके हॉलीडेज नहीं चल रहे हैं। फॉर गॉड सेक, मदर नेचर ने आपको एक मौका दिया है खुद को सुधारने का, इंसान बनने का। मैं एक जैन मुनि के प्रवचन देख रहा था, उन्होंने कहा टीवी आई, संवेदनाएं खत्म, टीवी आई, सहानुभूति खत्म। टीवी पे न्यूज चल रही है, कश्मीर में 5 जवान शहीद हुए और हम रोटी खाते हुए बोल देंगे साले पाकिस्तानियों पे अटैक कर दो। अरे तुम क्या कर रहे हो? ये खबर देखते हुए अगर तुमने उस निवाले को खा लिया, तुम बोलोगे मैंने एंजॉय नहीं किया, लेकिन रोटी खाना तो नहीं छोड़ सकते, तो तुम्हारे हलक से उस वक्त वो निवाला अंदर कैसे चला गया? तुम्हारी संवेदना इतनी खत्म कैसे हो गई? तुम्हारे मन में सहानुभूति नहीं है। जब तुम सड़क पे किसी बच्ची को भीख मांगते हुए देखते हो, वो नंगे पैर जा रही है, वो तुमसे 2 रुपए मांग रही है और तुम उसको 2 रुपए देते हुए फोटो खिंचा के डाल देते हो, तुम्हारी सहानुभूति मर चुकी है। तुम्हारे मन में कोई सहानुभूति नहीं बची। आपको पता है दुनिया में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जहां पे मुर्दों की मंडी लगती है, जहां इंसान इतना गरीब है कि उसे लाश बेचकर खाने का अधिकार है, और वो 3 देश हैं इथोपिया, सोमालिया और भारत। हम गरीबी के पैमाने पे उस देश में आते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का, कुछ हिस्सा हरियाणा का, कुछ हिस्सा दिल्ली एनसीआर का, पूरे देश का भाग्य तय नहीं करता। इस देश में राज्य हैं बिहार, उड़ीसा, बंगाल। गूगल पे सिर्फ राजनीति की जगह कभी ये पढ़िए कि कितना दर्द है वहां पे, कितनी तकलीफ में इस वक्त देश है, और फिर भी बहुत अफसोस होता है कि नेतागिरी चल रही है। बहुत दिन से खुद को कंट्रोल करके बैठा हूं कि यार नहीं डालते हैं, जबरदस्ती की आलोचनाओं में पढ़ के क्या होगा, पर नहीं, किसी जगह पे आके तो हमें ठहरना होगा, हमें सोचना होगा। ये देश हम सबका है, हम इसके भविष्य हैं, और हम कैसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आज की सरकार की गलतियों को हम कल की सरकार की नाकामयाबियों से कॉम्पेंसेट कर देते हैं। हम ये चाहते ही नहीं है एक नए भारत का निर्माण हो। पहले वालों ने ये गलतियां की तो आज वालों को ये गलतियां करने का अधिकार मिल गया। अरे भाई क्यों मिल गया? किसने दे दिया ये अधिकार? अगर हमें गलतियां ही रिपीट करवानी थी तो हमने नई सरकार चुनी ही किस लिए? अगर पहले वालों ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को गालियां बकी तो आज वाले सोनिया गांधी को गालियां बक के कौन सा नया काम कर रहे हैं? कहीं पे आके तो ये नफरत बंद होनी चाहिए, कहीं तो आके ये स्टैंड लेना चाहिए कि हम कुछ डिफरेंस चाहते हैं, हम एक नव भारत का निर्माण चाहते हैं। पर अफसोस आज की मौजूदा पीढ़ी भी उस तरह से राजनीतिक दलदल में लग चुकी है, लिप्त है, कि उन्हें राजनीति से परे कुछ नजर ही नहीं आता। कोई सवाल पूछना ही नहीं चाहता। सवाल पूछना गलत है। किसी शायर ने कहीं लिखा था, तुमने सच बोलने की कोशिश की, यही तो तौहीन है अदालत की। और मौजूदा परिप्रेक्ष्य में यही नजर आता है।
आप जैसे ही कोई भी सवाल पूछेंगे, चाहे आप न्यूट्रल बन के पूछ रहे हैं, आपको डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा आइदर इन भक्त और इन चमचास। अरे भाई, भक्त और चमचों के अलावा इस देश में भारतीय भी रहते हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, जो चाहते हैं ये जानना कि 2 महीने बाद, चलिए 2 महीने का लॉकडाउन मान लीजिए, 2 महीने बाद मेरी सरकार की क्या रणनीति है। भारत सरकार इस 2 महीने के लॉकडाउन को, इस आर्थिक मंदी को कैसे सुगमता के साथ सुलझाने वाली है, एटलीस्ट यही बता दीजिए। कोई तो दिशा दीजिए, कहीं तो आके ये समझाइए कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। रे ऑफ होप लेके तो आइए, कोई उम्मीद की किरण तो बताइए। मान लेता हूं हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री व्यस्त हैं, हमारे मुख्यमंत्री व्यस्त हैं इस बीमारी से निपटने के लिए, इस बीमारी के इलाज ढूंढने के लिए, इस बीमारी से निजात पाने के लिए, पर बाकी मंत्रालय तो अपना काम कर रहे हैं। कुछ तो बताइए। स्टार्टअप्स को लेके क्या सरकार के फेजेस होंगे? जिन जगह पे मजदूर जा चुके हैं उन मजदूरों के एम्प्लॉयमेंट को लेके गवर्नमेंट के क्या फेजेस होंगे? सिर्फ भत्ते बांटना, बिल माफ कर देना, लोन्स बांटना, या आप बैसाखियों पे बैसाखियां पकड़ा के इस देश को आगे नहीं ले जा सकते? आप सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनाएंगे? आज के यूथ को आप सेल्फ रेलिवेंट कैसे बनाएंगे? जो युवा आपकी तरफ आस लगाए बैठा है, आप उसे क्या सिखाएंगे? आप उसे हुनर क्या देंगे? आप उसे कैसे स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेंगे? आप उसके लिए रोजगार के कौन से साधन लाएंगे? कुछ तो बताइए। कोई तरीका तो। जब तक इस बीमारी की दवाई नहीं मिलती तब तक तो इसका कोई निजात है ही नहीं। हम क्या लाइफ लॉन्ग लॉकडाउन चलाएंगे? आज आप मान लीजिए आपने आंख पे पट्टी बांधी और आप 5 दिन लेट गए कि सवेरा नहीं होगा, तो वो तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है ना। सूरज उगेगा, रोशनी आएगी। आपकी आंख बंद कर लेने से अगर अंधेरा हो जाता तो फिर बात ही क्या थी? सच्चाई को मानते हुए आगे बढ़िए। देश में माने हुए अर्थशास्त्री हैं, उनसे सलाह लीजिए। सरकार में बहुत अनुभवी लोग बैठे हैं, उनसे चर्चा कीजिए। कल मैंने एक लाइन सुनी थी, जब अनुभवी और अनुभव साथ आते हैं तो नव दिशा का निर्माण होता है। उस नव दिशा का निर्माण कीजिए। और प्लीज इस लाइन को मत भूलिए बार बार कि जिंदगी रही तो आगे बहुत कमा लेंगे, क्योंकि कमाई से परे भी चीजें हैं। सिर्फ पैसा ही माँ बाप तो नहीं हो गया ना। सिर्फ कमाई पे फोकस क्यों? आपने इस 1.5 महीने में ये सीखा है कि और कमा लेंगे। अगर ये 1.5 महीना भी आपकी पैसे को लेके हवस, मैं भूख नहीं शब्द का इस्तेमाल करूंगा, अगर ये 1.5 महीना भी आपकी पैसे की हवस को नहीं मिटा पाया तो अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कुछ भी चीज आपको कभी संतुष्टि दे ही नहीं सकती। क्योंकि पैसा संतुष्टि का पैमाना कभी नहीं है मेरे दोस्त। पैसा संतुष्टि का पैमाना कभी नहीं है। पैसा तो वो अंधी हवस है जो द्रौपदी के चीरहरण के बाद भी दुर्योधन की समाप्त नहीं हुई थी। पैसा तो वो अंधी हवस है जिसे जितना ज्यादा बल दोगे वो उतनी ज्यादा नंगी नाचेगी। सोचकर देखिए, आपने खुद के अंदर क्या बदलाव लाए? क्या आपके अंदर सहानुभूति आ गई? क्या आपके अंदर सच्चाई आ गई? क्या आपने ये मान लिया कि नहीं भैया, जो भी बोल रहा है वो सिर्फ इसी बात पे फोकस्ड है? तमाम बुद्धिजीवियों को देख रहा हूँ, सिर्फ इसी बात पे फोकस्ड है। अरे थोड़ी चिंता तो उस मजदूर की कर लो यार, जो न बोल सकता है तुम्हारी तरह, जिसको न फेसबुक पे आने का अधिकार है, जिसकी आवाज़ इतनी हल्की है कि तुम उसको दबा सकते हो, बहुत शालीनता से अपने कार के हॉर्न से ही दबा सकते हो। थोड़ा तो सोचो उस मजदूर के लिए। वो मजदूर भी इंसान है, इसी देश का नुमाइंदा है। किसी मूवी का डायलॉग था, किसी को इतना मत डराओ कि वो डर भूल जाए, किसी को इतना भी मत दबाओ कि वो दबना भूल जाए, किसी को इतना परेशान भी मत करो कि उसकी परेशानियों की सीमाओं को लांघता हुआ वो विद्रोह के उस स्वर को अपना ले जिसे सुन पाना, समझ पाना, संभाल पाना हम लोगों के लिए नामुमकिन हो। अभी बहुत नाजुक समय है। प्लीज फॉर गॉड सेक, आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है, कुछ समय के लिए अपनी राजनीति, अपने
रंग अपने मजहबों को छोड़कर इंसान बनिए, इंसान बनकर इंसान की तरह इंसान के लिए सोचिए। शायद ये मौका दोबारा नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत।